दीदी, आप भी कोई लड़का देखकर शादी क्यों नहीं कर लेती? आपकी वजह से मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे, इतने समय से तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है। अगर वो तेरे लिए वेट नहीं कर सकती तो इसमें तेरी गर्लफ्रेंड और तेरी गलती है। मेरी क्या गलती है? जब मुझे मेरे लिए कोई अच्छा लड़का मिलेगा तभी तो मैं शादी करूंगी ना। दीदी, आप अभी तो सिर्फ बूढ़ी हो रही हो, धीरे धीरे कंकाल के रूप में आ जाओगी। मिस्टर परफेक्ट जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। आप दूल्हा पकड़ो और शादी कर लो, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिंदा लड़का आपसे शादी करने के लिए तैयार होगा। ये बात सुनते ही अब नेहा सुंदर पर हाथ उठाने वाली होती है कि तभी वहां पर उषा आ जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, अरे क्या बात है नेहा, क्यों बेकार में अपने छोटे भाई को परेशान कर रही है? वो कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा है। तू अब बड़ी हो गई है, तेरे हाथ पीले करने की चिंता उसे भी हो रही है और तू बेकार में उस पर गुस्सा कर रही है। अगर तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो अब तक तेरी शादी करवा चुके होते। अब तुझे मेरे और अपने भाई के बारे में भी सोचना चाहिए ना। माँ, अगर मेरे लिए आप लोगों को कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो आप क्या चाहते हैं? मैं किसी पर बंगाली बाबा का काला जादू करके किसी से शादी कर लूं क्या? मेरी शादी जब होनी होगी हो जाएगी। वैसे दीदी, जिस हिसाब से आपकी शादी नहीं हो रही है और हर कोई शादी के लिए मना कर देता है, उस हिसाब से तो बंगाली बाबा का काला जादू भी कोई काम नहीं करने वाला है। आपको कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि फालतू की बातें मत किया कर। अरे, जो भी लोग आते हैं वो इतना ज्यादा दहेज मांगते हैं कि माँ साफ मना कर देती है। अरे दीदी, आपको ले जाने के लिए दहेज तो लगेगा ना। अब कोई बिना दहेज के आपको क्यों लेकर जाएगा? खोटा माल बेचना होता है तो कभी कभी रेस्टोरेंट में पार्टी तो खिलानी पड़ती है। अब आपको जो लेकर जाएगा उसको दहेज तो देना ही पड़ेगा। मैं तो माँ से यही कहूंगा कि जितना दहेज देना है दे दे, बस इस पुरानी गाड़ी को अब हमारे घर से विदा करे। नेहा ये बात सुनते ही सुंदर का कान मरोड़ने लगती है। दरअसल नेहा की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन उसके लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था और जो भी रिश्ता मिलता वो बहुत ज्यादा दहेज की डिमांड करता। इस बात से पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था और सुंदर ने अपने लिए पहले से एक लड़की पसंद की हुई थी, लेकिन वो नेहा की शादी का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन उषा, नेहा और सुंदर जब साथ में सोफे पर बैठे हुए थे तभी पंडित जी आते हैं और कहते हैं, उषा बहन, ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ आपकी बेटे के लिए कि आप सुनोगे तो खुश हो जाओगे। लड़का बहुत ही रईस घर से है, खुद का काम है और घर परिवार भी बहुत अच्छा है और लड़का भी दिखने में बिल्कुल हीरो जैसा है। और मैंने दोनों लड़का लड़की की कुंडली भी पहले से मिलाकर देख ली है। पूरे 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। अगर ये शादी होती है तो बहुत सुखपूर्वक चलेगी। खानदानी लोग हैं। नेहा बेटी राज करेगी, राज। चलो शुक्र है, आखिर मेरी बेटी के जीवन पर लगी हुई पनौती कम से कम तो हुई। तो देर किस बात की है पंडित जी, जल्दी से शादी की बात चलाइए ना। मेरा बस चलेगा तो मैं अगले महीने तक ही अपनी नेहा बेटी के हाथ पीले कर दूंगी, जिसके बाद 2-3 महीने के बाद अपने बेटे की भी शादी कर दूंगी। वैसे भी मेरी बेटी से ज्यादा मेरा बेटा शादी के लिए मरा जा रहा है। उषा की बात सुनकर पंडित जी अपना सर खुजलाते हुए कहते हैं, दरअसल दिक्कत ये है उषा जी कि वो लोग अमीर घराने से हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो बहू आए वो भी बहुत सारा दहेज लेकर आए ताकि समाज में उनकी इज्जत और ज्यादा बढ़ सके। ये बात सुनने के बाद उषा एक पल के लिए परेशान हो जाती है और, अगर घर परिवार अच्छा है पंडित जी तो दहेज में क्या दिक्कत है। आप एक काम करें, रिश्ते की बात चलाइए, हम सब संभाल लेंगे। जो भी दहेज ससुराल वाले मांगेंगे हम जी खोल कर देने को तैयार हैं। सुंदर और नेहा भी बगल में बैठे हुए ये बातें सुन रहे थे और सुंदर धीरे से नेहा के कान में कहता है, ये माँ को रसोई के अंदर से कोई खजाना मिला है क्या? वैसे तो राशन के डिब्बे में सिर्फ 500 के नोट मिल सकते हैं। क्या ये सोने चांदी के बिस्किट मिल गए हैं जो वो तेरी शादी में इतना पैसा लगाने को तैयार हो गई है? मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी मेरी शादी के सपने देख देख कर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं बाकी क्या होता है। पंडित जी भी अब चले जाते हैं और पंडित सुनील के घर पर शादी की बात कर लेते हैं। सुनील के घर वाले वैसे तो बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन सुनील की माँ बहुत लालची थी। ऐसे ही सुनील की माँ सुनीता उसके साथ नेहा को देखने के लिए आती है और कहती है, देखिए, आपकी बेटी नेहा तो बहुत ज्यादा सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है। हमें ऐसी ही लड़की चाहिए अपने सुनील के लिए। लेकिन आपको पंडित जी ने हमारे बारे में सब कुछ तो बता दिया ना? जी, सब कुछ बता दिया है। अच्छे परिवार वाले हो सुनील बेटा, अच्छा संस्कारी लड़का है और क्या ही जानना है हमको। अरे आप समझी नहीं उषा जी, मैं तो दहेज की बात कर रही हूँ।
आप तो जानती हैं कि आजकल के जमाने में समाज को दिखाने के लिए तो दहेज चाहिए ही होता है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत दहेज तो देना ही पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप भी अपनी एक ही बेटी की शादी कर रही हैं और मेरे भी घर में एक ही बेटा है, तो फिर अच्छा खासा दहेज देंगे तो आपकी भी समाज में इज्जत बनेगी और हमारी भी। आप कोई चिंता मत कीजिए बहन जी, हम शादी में दहेज देंगे, बिल्कुल देंगे, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या। अब सुनील और नेहा की शादी पक्की हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शादी के दिन पास आने लगते हैं और एक दिन नेहा हाथों पर मेहंदी रचाकर उषा से कहती है, माँ, आपने तो लोगों को बोल दिया कि मेरे दहेज में बहुत कुछ देंगे, लेकिन अभी तक तो आपने कुछ खरीदा ही नहीं है, फिर मेरे दहेज में क्या देने वाली हैं आप? मैंने बाजार से बहुत सारी खरीदारी की है। कई दुकानों पर साफ लिखा हुआ होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अरे तू भी मेरा वही बिकाऊ माल है जो वापस नहीं आएगी, तो फिक्र मत कर। तेरे ससुराल वाले इतने पागल थोड़े ही हैं जो तुझे वापस मायके छोड़ जाएंगे, और वैसे भी आजकल के जमाने में उन्हें भी तो समाज में अपना मुंह दिखाना है। ठीक है माँ, आप जो भी करो बस संभल के करना। सुनील, अब मुझे भी अच्छा लगने लगा है। हम फोन पर बातें करते हैं, मैसेज पर बातें करते हैं, तो मुझे धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा है। तो तू खुश है ना मेरी बच्ची? मुझे और क्या चाहिए। बस ऐसे ही हंसती खेलती रहे और वहां जाते ही उन लोगों का दिल जीत लेना, फिर बाकी की देखी जाएगी। ऐसे ही अब नेहा और सुनील की शादी का दिन आता है। नेहा लाल जोड़े में दुल्हन बनकर बैंक्वेट हॉल में आती है। उसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा होता है। वहीं सुनीता दहेज का सामान बैंक्वेट में ना देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उषा के पास जाकर कहती है, कुछ समझ में नहीं आया बहन जी, अभी तक दहेज का सामान कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं और रखवाया हुआ है क्या आपने? वो क्या है ना बहन जी, हमने सोचा कि दहेज का सामान अभी रखेंगे तो मेहमानों की नजर पड़ेगी, सब लोग उसे छूकर देखेंगे और सामान गंदा हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि पहले बेटी की विदाई हो जाए, उसके बाद हम दहेज का सामान अलग से भिजवा देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दहेज का सामान ज्यादा होगा ना, तभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे भिजवाएं। कोई बात नहीं, हम दुल्हन को विदा करके ले जाते हैं, अब दहेज का सामान आप भिजवा देना। ऐसे ही अब सुनील और नेहा की शादी हो जाती है और नेहा विदा होकर अपने ससुराल में आ जाती है। वो अच्छा खाना बनाकर सबका दिल जीत लेती है। मुंह दिखाई में भी पूरे मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करते हैं और सुनीता, नेहा और सभी ससुराल वाले साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सुनील का पिता हरीश नेहा के भाई को कॉल करके कहता है, क्या बात है सुंदर बेटा, तुम्हारी बहन को यहाँ पर शादी करके आए हुए 2 दिन हो गए हैं, अभी तक दहेज का सामान नहीं भिजवाया तुमने। वो क्या है ना अंकल जी, दहेज के सामान का इंतजाम ही नहीं हो पाया, इसलिए माफ कर दीजिए। और वैसे भी हमने अपना घर का सबसे बड़ा धन अपनी बहन को तो आपको दे ही दिया है। ऐसे नहीं होता है, तुमने बोला था कि दहेज दोगे, अब हमें नहीं पता, दहेज कहीं से भी लाकर दो, चाहे चोरी करो, डाका डालो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दहेज चाहिए, मतलब चाहिए। हरीश ये बोलकर गुस्से में कॉल काट देता है। वहीं नेहा की भी रूह कांप जाती है कि अब उसके मायके वाले क्या करेंगे। उसे डर लगने लगता है कि कहीं नेहा के ससुराल वाले उसे ससुराल से धक्के मारकर निकाल न दे। लेकिन अगले ही दिन कुछ करिश्मा होता है। नेहा का भाई सुंदर 2 घड़ियां लेकर आता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उन घड़ियों को देखकर सुनील तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर घड़ी है, ये तो इम्पोर्टेड लग रही है, और इस घड़ी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे मैंने कहीं देखा भी है। सुनील बेटा, अपनी घड़ी छोड़, मेरी घड़ी देख, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है और मेरे हाथ पर कितनी अच्छी लगेगी। क्या बात है सुंदर बेटा, तुम हमारे लिए घड़ियां लेकर आए हो, कमाल की है ये तो। पर ये घड़ियां थोड़ी अच्छी अच्छी सी नहीं लग रही हैं, जैसे जानी पहचानी सी लग रही है ये घड़ी तो। अरे सुनीता, तुम्हें घड़ियों का नॉलेज नहीं है, ये बहुत महंगी घड़ी है, इसलिए तुमने इसका नाम भी सुना होगा और इसे कहीं देखा भी होगा। खैर छोड़ो, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि सुंदर बेटा हमारे लिए घड़ियां लेकर आया है। वहीं सुनीता भी इतनी इम्पोर्टेड और महंगी घड़ियां देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सुंदर से कहती है, अरे सुंदर बेटा, जब तुम इतनी महंगी घड़ियां लेकर आए हो तो नाश्ता पानी करके ही जाना। नेहा बहू क्या देख रही है, तेरे भाई आए हैं, इसे कुछ खिला पिला कर भेज। नेहा भी हैरान होती है कि सुंदर ने इतनी महंगी घड़ियों का इंतजाम आखिर कहाँ से किया।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे थे कि एक दिन सुंदर अपनी बहन और उसकी सास के लिए चांदी की पायल लेकर आता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर और भारी था। जैसे ही सुनीता ने उस पायल को देखा तो कहने लगी, कितनी सुंदर पायल है, मेरे पैरों पर कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पायल तो मेरे पैरों के लिए ही बनी है। नेहा बेटा, तेरी पायल भी बहुत सुंदर है। जी, मेरी पायल भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, मुझे भी बहुत पसंद आई। थैंक्स सुंदर भाई, तू मेरे लिए पायल लेकर आया है। सुनीता को वो पायल भी थोड़ी देखी हुई लगती है, लेकिन फिर वो ये सोच लेती है कि गहने तो ज्यादातर एक जैसे ही दिखने वाले होते हैं और इस बात को भी नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सुनीता को और दहेज तो चाहिए था, लेकिन सुंदर के आने वाले गिफ्ट से वो थोड़ी सी शांत हो गई थी। ऐसे ही सुंदर अक्सर घर आया करता और कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आया करता। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सुनीता जब अपनी अलमारी साफ कर रही होती है तो वो अपने गहने के एक डिब्बे को खाली देखकर परेशान हो जाती है और अपने पति को कहती है, अरे हरीश जी, देखिए ना, मेरी पायल यहाँ पर मिल नहीं रही है और मैं अपनी बहन की बेटी के लिए जो भी पायल बनाकर रखी थी वो भी यहाँ पर नहीं मिल रही। न जाने दोनों पायल कहाँ चली गई। कैसी दिखती थी वो पायल? कितनी भारी थी? कुछ बताओ जी। मुझे याद नहीं है जी, वो पायल तो कम से कम 5 साल पहले मैंने बनवाई थी। अब तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि वो पायल कैसी दिखती थी, पर मुझे पता है कि पायल का डिब्बा खाली है। हरीश ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर पायल कहाँ जा सकती है। और वहीं जब वो अपना कबर्ड खोलकर देखता है तो वो देखता है कि घर में घड़ी के 2 डिब्बे खाली थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरी 15 घड़ियों के कलेक्शन में भी 2 डिब्बे गायब हैं। इसका मतलब घर में चोरी हुई है। कौन से ब्रांड की घड़ी चोरी हुई है? आपके यहाँ से कुछ बताओगे? सुनीता, तुम तो जानती हो कि मुझे घड़ियों का शौक है और अब तो उम्र के साथ मेरी याददाश्त भी कमजोर हो रही है। मुझे इतना नहीं पता कि कौन सी घड़ी गायब है, पर इतना पता है कि घड़ी गायब है। अब हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी ही होगी। न जाने घर से और क्या क्या सामान गायब है। हमारे पास इतना सारा पैसा है कि मुझे खुद ही याद नहीं रहता। अब पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत ही इंस्पेक्टर को कॉल करके बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर जाकर पूरे घर की अच्छे से जांच करते हैं। तो आपके घर से कीमती सामान गायब हुआ है, राइट? जैसे घड़ियां, सोना, चांदी, यही सब? कोई बात नहीं, हम अच्छे से सब कुछ पता करते हैं। हमें जल्दी ही सब पता चल जाएगा। आप हमें खोए हुए सामान के बारे में थोड़ी डिटेल दे दीजिए, उसके बाद हम पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेंगे। अब कांस्टेबल को पूरा परिवार खोए हुए सामान की जितनी भी डिटेल उन्हें याद थी वो सब लिखवा देता है। थोड़ी ही देर में पूरे घर की तलाशी ली जाती है और जो भी सामान खोया हुआ था वो घर में ही मिल जाता है। तभी इंस्पेक्टर ड्राइंग रूम में सब लोगों के सामने आकर कहता है, अरे हरीश मिश्रा जी, आप क्या कर रहे हैं? आप जिस भी सामान की FIR लिखवा रहे हैं वो सब सामान तो पहले से आपके घर में मौजूद है, बस डब्बे बदल गए हैं। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई डिब्बे नहीं बदले हैं। वो सामान तो मेरी बहू के भाई ने भिजवाया है और हमारा पुराना सामान तो गायब हुआ है। मैंने आपके पास जो बिल रखे हुए थे उन सब के नंबर चेक किए हैं और जो आपकी बहू के भाई ने आपको गिफ्ट दिया है उन सब के सीरियल नंबर आपस में मैच कर रहे हैं। आई थिंक आपको अपनी बहू के भाई से बात करनी चाहिए। इंस्पेक्टर ये बोलकर वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में नेहा के भाई सुंदर को बुलाया जाता है। सुंदर भी आकर घमंड में सोफे पर बैठ जाता है और हरीश गुस्से में उससे पूछताछ करता है, ये सब क्या हो रहा है सुंदर? क्या तुमने हमें जो भी सामान लाकर दिया, गिफ्ट दिया, वो सब हमारे ही घर से चुराया हुआ था? आखिर ये सब चल क्या रहा है? अरे अंकल जी, आप ही ने तो बोला था कि आप लोगों को दहेज चाहिए, आप लोगों को गिफ्ट चाहिए। मैंने तो बस आप लोगों को खुश किया है। अब आप लोग मुझ पर ही बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। ये बात तो गलत है ना? अरे ओ लड़के, हमने तुझे ये कहा था कि हमें गिफ्ट चाहिए, दहेज चाहिए। ये नहीं कहा था कि हमारे ही घर से चुराकर तू हमें ही सामान दे देगा। सुंदर ये बात सुनता है और हंसने लगता है, जिसके बाद मुस्कुराते हुए अपनी बहन के सास ससुर को जवाब देता है, अरे अंकल आंटी जी, आप लोग शायद एक बात भूल गए। जब मेरे पास आप लोगों का कॉल आया था तो आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को दहेज चाहिए, गिफ्ट चाहिए, भले ही वो मैं जैसे भी दूं, कहीं भी चोरी करके दूं या डाका डाल के दूं। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं और डाका डालकर बेकार में क्यों मुसीबत लेना। मैंने इसलिए अपनी बहन के ससुराल में ही डाका डाल दिया और मुझे जो भी कीमती सामान मिला वो मैंने आप ही लोगों को वापस पैक करके दे दिया और आप लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। पूरा परिवार ये बात सुन के हैरान हो जाता है और सुनीता अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, हे भगवान,
ये कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं तो सोच रही थी कि बहू के घर से गिफ्ट आ रहे हैं और मैं तो सब लोगों को वो गिफ्ट बहुत खुश होकर दिखा रही थी। अरे, मेरे पड़ोसी भी मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे। उन्हें तो वैसे भी याद होगा कि ये सामान तो मेरे पास पहले से था। और मैंने तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटो भी डाल दी कि मेरी बहू के मायके से मेरे लिए ये सब कुछ आया है। लगता है वो सारी पोस्ट मुझे फिर से डिलीट करनी पड़ेगी। और मैंने तो सब लोगों को बता भी दिया कि मेरे ससुराल से क्या क्या मिला है। अब किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा साला ही मेरे घर में चोरी करके मुझे ही मेरे सामान गिफ्ट कर रहा था। सच में पूरा परिवार इसी तरह की बातें कर रहा होता है और ये सब कुछ सुनने के बाद नेहा से सब्र नहीं होता और वो कहती है, अरे आप लोगों को ही तो गिफ्ट चाहिए थे, दहेज चाहिए था। अब मेरे भाई ने किसी तरह जुगाड़ करके वो गिफ्ट दे दिए हैं तो भी आप लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोगों ने ही तो कहा था कि भले ही मेरा भाई कहीं पर भी डाका डाले, चोरी करे, आप लोगों को गिफ्ट चाहिए। अब आप लोगों को और गिफ्ट चाहिए हो तो बता दीजिए। नहीं। जिसके बाद नेहा के ससुराल वाले दोबारा कभी दहेज और गिफ्ट मांगने से तौबा कर लेते हैं। ना ही वो दोबारा कभी नेहा को गिफ्ट और दहेज के लिए टोकते हैं और ना ही कभी किसी को टेढ़ी मेढ़ी राय देते हैं। इसके बाद नेहा भी खुशी खुशी अपने ससुराल में ही रहती है और उसके ससुराल वालों के सर से दहेज लेने और गिफ्ट लेने का लालच हमेशा के लिए उतर जाता है। नेहा बहन, अगर तेरे ससुराल वालों को और कुछ गिफ्ट चाहिए या दहेज चाहिए हो तो बस मुझे बता देना। मैं कहीं भी डाका डालूंगा, चोरी करूंगा, लेकिन इन लोगों को गिफ्ट जरूर ला कर दूंगा। नहीं,